भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार और चंचल आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हमारे सखाओं को भी बहुत नमस्कार। नमस्कार संगीता जी, आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का भी नमस्कार। और आज बड़ा ख़ास दिन है। आज बहुत सारे कुछ ख़ास दिवस हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है भाई, ये बहुत ज़रूरी बात है। और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी इस उपलक्ष्य में है। और दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। इसके अलावा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इस पर भी थोड़ी सी बातचीत की जाएगी। और एक ख़ास दिन है जो है ईद ए मिलाद, इस पर भी हम बात करेंगे। और सौंदर्य चर्चा आज होगी क्योंकि आज सोमवार का दिन है। तो मानसून में ख़ास तौर पे कहते हैं कि सीजनल चीज़ होती है कि बाल बहुत झड़ते हैं, तो टूटते झड़ते बालों को हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर बात होगी। तो रोकने की और झड़ने की बात जब हुई तो क्या हुआ कि जब मैंने कमेंट्स देखे कि श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं, आज कुछ तकनीकी खराबी की वजह से प्रोमो आने में थोड़ी सी देर हुई। और हमारे वो श्रोता जो लगातार हमें कमेंट्स करते हैं, फेसबुक से जुड़े रहते हैं इस माध्यम से, उन्होंने कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि भाई तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बड़ी देर भई नंदलाला, आज प्रोमो का इंतज़ार करते करते थक गए। इस तरह की कुछ बातें हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं। तो हम क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी खराबी के कारण आज प्रोमो आने में देर हो गई, लेकिन अब आप कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट शामिल किए जाएंगे। तो हम बात करते हैं ईद ए मिलाद के बारे में। ये दिन है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन और उनके जीवन और शिक्षाओं को सम्मान करने का दिन। इसे मौलिद और मिलादुल नबी के नाम से भी जाना जाता है। ईद ए मिलादुल नबी रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को मिलादुल नबी के दिन मनाया जाता है। और अपने जीवन काल में ही मोहम्मद साहब ने ईश्वर की सेवा करने पर बहुत जोर दिया था। ऐतिहासिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। उनके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालिदा का नाम आमीना था। और मोहम्मद साहब के पिता की मृत्यु जब हुई तब वो एक छोटे बच्चे थे। ऐसे में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया और मोहम्मद साहब बचपन से ही इबादत में लीन रहते थे। मिलादुल नबी का त्यौहार, मिलादुल नबी का जो दिन है एक त्यौहार की तरह से हम मनाते हैं क्योंकि बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन लोग उपहार और मिठाइयाँ बांटते हैं। ये आम बात है क्योंकि जब कोई जश्न हम मनाते हैं, और सबसे ज़्यादा बांटे जाने वाली जो मिठाई है वो शहद है। और वो इसलिए संगीता जी कहते हैं कि मोहम्मद साहब को भी ये बहुत पसंद था, यानी कि शहद बहुत पसंद था। और हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा है कि इस दिन लोग अपने करीबियों और परिजनों से मिलकर मिलादुल नबी की शुभकामनाएँ देते हैं। अगर आप इस दिन दोस्तों और रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं तो सोशल मीडिया के जरिए भी शुभकामनाएं और मुबारक संदेश उन्हें दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मिलाद नबी के दौरान सार्वजनिक संस्थानों पर कई कार्यक्रम होते हैं। इससे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के लिए काम में से समय निकालने का भी मौका मिलता है। देखिए, ये मौके ही इसलिए मेरा ख्याल आते हैं कि भाई एक दूसरे से मिला जा सके, या फिर जो भी चीज़ आपको बांटनी है वो एक तरह से प्यार ही बढ़ता चला जाता है उससे। जी बिल्कुल। और इतिहासकारों के लिए भी ये दिन बड़ा ख़ास है क्योंकि मोहम्मद साहब के बारे में व्याख्यान और विचार विमर्श होते हैं, उनमें भी लोग भाग लेते हैं। और फिर इस दिन के महत्व के बारे में कहा जाता है कि समाज में जो अंधकार है, बुराइयां हैं, जिससे सभी परेशान थे, मोहम्मद साहब धरती पर आए ताकि अमन का पाठ वो सबको पढ़ा सकें। और इस दिन जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों को भी आयोजित किया जाता है और इबादत में दिन बीतता है। तो इबादत से बड़ी क्या चीज़ है। और आज दक्षिण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। और यही तो विज्ञान की वजह से देखिए हम भी जो अब गीत सुन रहे हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है। तो बड़ा ही एक चमत्कारी चीज़ है ये सारी। जी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जनवरी 2024 को ये प्रस्ताव पारित किया कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का दिवस मनाया जाएगा। और ये दिन खास तौर पर दक्षिण के लिए है। इस प्रस्ताव में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का इस्तेमाल करने पर महत्व दिया गया और जोर दिया गया। और इस बार ये पहली बार ये दिवस मनाया जा रहा है।
देखिए तो क्या बात है। तो इस दिवस का उद्देश्य जो है वैश्विक दक्षिण के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार और इसके साथ जो इसका महत्व है उसको बढ़ावा देना। और ये दिन दक्षिण गोलार्ध में देशों के जो सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके समाधान और सतत विकास साथ में हो, इसे भी बढ़ावा दिया जाए और जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में ये दिन जो है मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये जो प्रौद्योगिकी है, ये जो नवाचार है, उस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और प्रकाश डालता है। बिल्कुल, एसटीआई के माध्यम से अब हमें समृद्धि की ओर आगे जाना है, क्योंकि आज भी बहुत सारे विकासशील देश जो हैं वो जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, प्रकृति और जैव विविधता से जो नुकसान होता है उससे जूझ रहे हैं, रेगिस्तानीकरण से जूझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। और दुनिया के हर देश को अब कम कार्बन, प्रदूषण मुक्त और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो भविष्य की एक दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। ये पूरी मानवता के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और प्रदूषण और कचरे से जो घुटन जैसी जो चुनौतियां होती हैं वो और भी जो अलग अलग तरह के संकटों को जन्म देती हैं, यानी कि इनसे होने वाली जो अलग अलग तरह से बीमारियां भी किस तरह से फैल रही हैं, तो उन पर भी वो भी एक चुनौती है। बिल्कुल, जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं उनसे ऊर्जा का संक्रमण तेज हो जाता है। हम तांबा, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की जो मांग है इस बढ़ती ही जा रही है। और इस क्षेत्र में एसटीआई तैनात करने से पर्यावरण का जो खनन हो रहा है उसमें जो दबाव पड़ रहा है उसमें कमी आएगी और उन लोगों और समुदायों पर दबाव कम होगा जो असंगत परिस्थितियों में खदानों में काम करते हैं। जी, वो भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चीज़ है। तो अगर हम डिजिटल उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा समाधान मिलते हैं और हम उन्हें प्रासंगिक तरीके से पेश भी कर सकते हैं। तो जैसा कि कहावत है कि पहले से सचेत रहना ही सबसे अच्छा होता है, तो विज्ञान के ज्ञान का उपयोग सही दिशा और सही माध्यम से करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और हम ज्ञान का सही उपयोग करके ही कारगर समाधान खोज सकते हैं संगीता जी। यही कारण है कि विज्ञान और समाधानों में प्रभावशाली विविधता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद का भी सहयोग हमें मिलता है। और हमारे पास विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, हमारे पास सहयोग करने के लिए बहुत सारे उपकरण भी हैं। हाँ, और देखिए जो देश होते हैं उनकी भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, ख़ास करके जो औद्योगिक देश हैं वो, क्योंकि जो इनसे यानी कि जो वैज्ञानिक तकनीक से उत्पन्न जो उत्सर्जन होता है, जो प्रदूषण में इस पर कटौती की जा सकती है, प्रकृति को ठीक होने का मौका दें। विकासशील देशों के अनुकूल जो आवश्यकताओं का जो समर्थन है करके उसे नुकसान से भी बचाना चाहिए। यानी कि जो देश हैं उनके बीच कोई भी इस तरह की चीज़ न रहे, आपस में जितना हो सके वो योगदान होना चाहिए। बिल्कुल, स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को प्राथमिकता हमें देनी है, इस बात का हमें अब ध्यान रखना है। और एसटीआई ने कई बार अपनी उपयोगिता लगातार बने रहने वाले कार्बनिक प्रदूषणों से निपटने में सौर तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहनों में ओजोन परत, जलवायु की रक्षा, शीतलन उद्योग को बढ़ाने और पर्यावरण में साबित भी की है। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी कि एसटीआई विकासशील देशों को न केवल ऊंची लंबी छलांग लगाने का मौका देता है, बल्कि समृद्धि, लचीलापन और समानता के भविष्य की ओर ऊर्जावान रूप से भी आगे बढ़ने का मौका देता है। संगीता जी, जो नेचर है, कुदरत है, यानी कि प्रकृति की अपनी कुछ तकनीकें होती हैं, जैसे प्रकृति अपने आप कार्बन को इकट्ठा कर लेती है, पानी को फिल्टर कर देती है, और जब मौसम बहुत पीक पे पहुंचता है तो उससे भी हमें बचाती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रकृति पर आधारित जो समाधान है वो सब कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ वो कर सकते हैं। और प्लास्टिक का भी इसी तरह से है कि जो प्रदूषण है जो प्लास्टिक से फैलता है उसको समाप्त करने के लिए आगामी समझौते को लागू करने के लिए जो रासायनिज्ञ हैं और जो निर्माताओं और प्रक्रिया इंजीनियरों को उत्पादों से प्लास्टिक को अलग करने और पर्यावरण के अनुकूल नए उत्पाद बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए ये जब घुल मिल जाता है तो फिर वो दिक्कत होती है। बिल्कुल, और इस दिशा में हम सभी को प्रयास करने होंगे। सबसे बढ़कर हरियाली और सुरक्षित और अधिक न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए बड़ी कड़ी मेहनत हम सबको करनी होगी। तो फिर ये मेहनत तो फिर सबका ही अधिकार भी है और कर्तव्य। बिल्कुल, इस तरह के जो विश्व संकट आते हैं तभी उनका सामना हो सकेगा। प्रकृति के आंचल में चलेगा। जी, और प्रकृति की बात हम कर रहे हैं तो
ओजोन परत के संरक्षण की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज हम मना रहे हैं। सूर्य का प्रकाश जीवन को संभव बनाता है, लेकिन ओजोन परत जीवन को उस रूप में संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं संगीता जी। और ओजोन परत जीवन की एक नाजुक ढाल की जैसी होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है और इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में भी ये मददगार है। तो इसका बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है ना चंचल, वो जितनी भी प्रदूषण होते हैं उनका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अगर ओजोन परत ना होती तो सूर्य के से निकलने वाली जो ऊर्जा है पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा होती। और ये समताप मंडलीय एक जो परत होती है एक अदृश्य ढाल की तरह होती है और जो हमें सूर्य की ज़्यादातर हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे बचाती है। ओजोन परत यूवीबी नामक यूवी प्रकाश के हिस्से को अवशोषित कर लेती है और यूवीबी सूर्य से आने वाली एक तरह की पराबैंगनी रोशनी है जिसके कई सारे जो हैं हानिकारक प्रभाव होते हैं। बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि जो बहुत तेज़ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे बचाने का काम यही परत हमारे लिए करती है। तो शायद बहुत कम लोगों को शायद इस बारे में जानकारी हो कि जीवन के लिए ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है ओजोन। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसके बारे में लोग जानें, जागरूक हों और जो भी समस्याएं इसके चलते हमारे सामने आ रही हैं उनके समाधान क्या हो सकते हैं इसकी तरफ हम सबका ध्यान जाए। क्योंकि अलग अलग तरह की जो गैसेस होती हैं उनका भी फ़र्क पड़ता है। तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए इससे जो ख़तरनाक गैसेस हैं उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ एक है इसमें जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, इसके लिए ज़िम्मेदार हैलोजनेटेड जो हाइड्रोकार्बन है वो भी है और मिथाइल ब्रोमाइड भी है और साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो काफ़ी ख़तरनाक होती हैं पर्यावरण के मद्देनजर अगर देखा जाए तो। एक संदेश हमें मिला है, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है और तीखे गंध वाली विषैली गैस है। ये वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन परत के रूप में सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी को बचाती है, जहां इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव स्वरूप होता है। तो इससे न सिर्फ मतलब अलग अलग तरह के जो जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे देखा जाए ना तो मानव का जो हमारी स्किन होती है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित। बिल्कुल, जब पर्यावरण बिगड़ता है तो दुष्प्रभाव इंसान पर भी पड़ते हैं, जानवरों पर भी, सभी पर पड़ते हैं। संगीता जी, लगभग 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को पता चला कि मानवता के लिए जो सुरक्षा कवच है इसमें छेद हो रहा है और ये इसके प्रति उन्होंने चिंता जताई। यानी कि छेद की जो हम बात कर रहे हैं ये है जो नुकसानदायक पदार्थों के हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, इनका उपयोग हम बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। कई बार होता यह है कि सिर्फ 2 लोगों का परिवार है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा फ्रिज वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो उनसे जो गैसें निकलेंगी वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती ही हैं। और जब एसी की ज़रूरत ना हो तब भी हम एयर कंडीशनर चालू रखते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले हम ज़्यादातर खिड़की दरवाजे खुला रखा करते थे और जो कुदरत की हवाएं होती हैं उनका आनंद लेते थे। जबकि अब इस चीज़ को हम एक स्टेटस सिंबल भी कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं कि भाई सारे दरवाजे खिड़की बंद कर रखे हैं, पर्दे लगा रखे हैं और उसमें हम एयर कंडीशनर चलाकर उनका हम इस्तेमाल करते हैं। कई बार जो हम डेली में डिओड्रेंट वगैरह लगाते हैं उनमें भी जो गैस भरी जाती है ये सब पर्यावरण को कहीं ना कहीं दूषित करती हैं। और जो पुरानी चीज़ें जिन्हें हम इस्तेमाल करते थे, जैसे इत्र लगाया करते थे, खुली हवा में हम ज़्यादा समय बिताया करते थे, ये चीज़ें हमारे पर्यावरण को बचाया करती थी। और इसी तरह से देखिए, जो कंप्यूटर चलाए जाते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, उन्हें काम ना हो तो फिर बंद कर देना चाहिए, लेकिन वो भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल ऑन ही पड़ा रहता है। तो ये कि भाई बाद में आएंगे तो फिर काम करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो गैजेट्स है, यानी कि विज्ञान जो एक आगे बढ़ा वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके गैजेट्स जो हैं उन्हें हमें बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना है। और यही चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी वाहन चलाते हैं तो उसके साथ भी तो बिल्कुल वही होता है। तो बिल्कुल साइकिल चलाना शुरू कर देना चाहिए इसके लिए भी। हाँ, तो देखिए, हालांकि संभव नहीं होती सारी चीज़ें, लेकिन ये ज़रूर हम कोशिश कर सकते हैं कि जब ज़रूरत हो तभी
वाहन का इस्तेमाल करें, ज़रूरत ना हो तो नहीं करें। और इन्हीं चीज़ों की जब देखा तो चिंता जताने के लिए 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर का दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाए इसकी घोषणा की थी। और इसके साथ एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि पर्यावरण जो है उसमें शुद्धता बनी रहे और हरियाली की तरफ जो है वो ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण में जो नदियां हैं, हमारे जो समुंदर हैं, उनमें जिस तरह से मतलब कचरा वगैरह जाता है तो वो उसकी रोकथाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिएगा कि समंदर में अगर कोई चीज़ फेंक दी जाए तो एक जब लहर आती है तो वो वापस तो हमारे पास आ जाता है कि भाई चलो आपने डाल दिया था, अब चलो इसको उठाओ। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक गलत जो चीज़ है उसके प्रति बहुत सजग करता है। और धीरे धीरे क्या होता है, न सिर्फ पर्यावरण में चंचल हम ही लोग हैं, बल्कि जो समुद्री जीव हैं वो भी हैं, जो आसमान में उड़ते परिंदे हैं वो भी हैं। तो जब हम कोई चीज़ को ख़राब करते हैं, यानी पानी को जब हम ख़राब करते हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि उसके अंदर के जो जीव होते हैं वो भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो सब कुछ प्रभाव में आ जाता है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाए जाने की याद में आज इस दिन को हम मनाते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल है एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। और इस प्रोटोकॉल को हम सभी को मानना चाहिए। ऐसे गाने जो होते हैं दिल को बड़ा सुकून देते हैं, और दिल को सुकून जब मिलता है तो दिल हमारा स्वस्थ रहता है। हम बात कर रहे हैं दिल को स्वस्थ रखने के बारे में, यानी कि दिल को तसल्ली देने के बारे में। और ऐसा ही आज एक ख़ास दिन भी है, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी कि दिल की बीमारियां और इसके ख़तरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उन पर रोकथाम लगानी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह जब हम मनाते हैं संगीता जी, तो बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए और विश्व की जो समस्याएं हैं उनको समझने के लिए, लोगों को उनके बारे में जागरूकता मिले, इस चीज़ के लिए हम इन चीज़ों को मनाते हैं, ताकि ये अवसर भी हर जन तक पहुंच सके, उनको मिल सके कि इन चीज़ों के बारे में जाने, जागरूक हों और फिर जो समस्या है उनको रोक सकें। तो 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। निर्णय लिया गया कि भाई शिक्षा है, जो जनसंचार है, इन सभी माध्यमों से जो हृदय संबंधी रोग हैं उनकी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, उनमें किस तरह से संबंधित जटिलताएं आ जाती हैं, इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और इस बारे में देखभाल कैसे हो सकती है, इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। बिल्कुल, ये दिन जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो प्रगति हो रही है जिसकी वजह से जब बहुत तनाव बढ़ता है तो जो दिल पर भार बढ़ता है, तो उस चीज़ के महत्व को हम समझे कि किस तरह से इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो एक मंच हमें मिल जाता है जहां हम कार्य कर सकते हैं इन चीज़ों पर। और इंटरवेंशनल कार्डियो एंजियोलॉजी स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और जीवन की प्रत्याशा को बढ़ाती है, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाती है। तो फिर हृदय से जो मिलीजुली जो बीमारियां हैं उसका इलाज करती है, और उसके बाद जीवन शैली जो है उसके हिसाब से किस तरह से हम जिएं, यानी कि अगर आपको किस तरह की कोई दिक्कत है तो ये इसमें एक फ़ायदा तो करती है, लेकिन जैसा कि है कि नियमित जांच होनी चाहिए उस पर, क्या हृदय की स्थिति है, जांच, और कोई भी अगर तकलीफ़ है तो उससे मिलीजुली जो रोकथाम है, जोखिम है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। तो इसकी भी संभावनाएं जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, हृदय रोग हैं जैसे स्ट्रोक है, कैंसर है और मधुमेह, बहुत पुरानी फेफड़ों की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी गैर संचारी बीमारियां यानी कि जो संक्रमण से नहीं फैलती, ये दुनिया भर में होने वाली लगभग 70% मौतों के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। तो इन बीमारियों को पहले से ही समझा जाना ज़रूरी है और इनके इलाज करना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत सारे दिवस हम मनाते हैं। कैंसर में के लिए भी दिवस मनाया जाता है, जो डायबिटीज़ डे है वो भी हम मनाते हैं। और ये सब इसीलिए तो होते हैं संगीता जी कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो उनका खतरा जो है उसे कम किया जा सकेगा। तो कई बार तो लापरवाही भी हो जाती है ना चंचल, तो जब भी इस तरह की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो फिर उसके लिए अपना इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके प्रति सजग रहना चाहिए और किस तरह से इन चीज़ों से बचा जा सके और क्या सुविधाएं ली जा सके, इस बारे में भी पता होना चाहिए।
बिल्कुल, कभी कभी हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए शल्य चिकित्सा की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑपरेशन की हमेशा ज़रूरत होती है कई बार। और इनमें बहुत सारे ऑपरेशन किए जाते हैं दिल की चिकित्सा के लिए, जैसे बलून एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें हृदय की रुकावट को खोलने के लिए एक छोटे से गुब्बारे जैसा उपकरण लगाया जाता है और हृदय की धमनियाँ जो होती हैं वहाँ से डाल दिया जाता है। हृदय का प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके बारे में भी हमने सुना है, वो भी किया जाता है। कई बार कृत्रिम हृदय लगाए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे उपचार पद्धतियां हैं जो आ रही हैं, जो हमारे दिल को संरक्षित कर रही हैं। देखिए चंचल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे झारखंड में 4 दिनों से बिना रुके बारिश हो रही है और लाइट भी नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्रोग्राम सुनने के लिए मोबाइल की बैटरी को बचा कर रखी हूँ। घर में सबके मोबाइल ऑफ हो चुके हैं। देखिए, और पता है जो बेवक्त बारिश आना, बेवक्त धूप निकल आना, ये सारे जो पर्यावरण के बदलाव इन दिनों हम देख रहे हैं, ये जो ओजोन परत है इसको जो हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इस बार ऐसा हुआ था, मैंने सुना था कि जब गर्मियों का मई जून का महीना था तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, खासतौर पे राजस्थान के, जहां पारा बहुत ज़्यादा यानी कि लगभग 45 को पार कर गया था। 45 से 50 के बीच में पारा हो गया था। तो इस बार तो ऐसा ही हुआ था। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी और जहाँ नहीं भी पड़ती है वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो और सर्दियों के मौसम में ठंड पड़ती नहीं, जब सर्दी का मौसम जाने को होता है तब ठंड पड़ना शुरू होती है। बारिश, जैसे जून में बारिश की शुरुआत हो जाती है तो पता लगा कि बारिश आने में बहुत डिले हो गई, यानी कि वो जुलाई तक बारिश शुरू हुई और सितंबर माह तक बारिश के जाने का समय हो जाता है और अक्टूबर माह में बहुत तेज़ बारिश आती है। तो ये जो बैलेंस या संतुलन बिगड़ता है पर्यावरण का, इन चीज़ों के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हम ही लोग होते हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं जाने अनजाने। तो यहाँ हमें रोक लगानी होगी। और ये भी देखना है कि क्या चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे बड़ा तो मुद्दा यही है कि क्या चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, तो कितनी ज़रूरत है। कहते हैं कि जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, प्रकृति से भी उतना ही लीजिए जितनी ज़रूरत है। और संगीता जी, जब बात प्रकृति की जुड़ती है तो वहीं सब, जैसे प्रकृति का सौंदर्य है, प्रकृति जो चीज़ें हमें देती हैं उन्हीं चीज़ों को लगाने से, खाने से, यानी कि खान पान से भी, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं त्वचा पर, उनसे हमारे सौंदर्य में भी निखार आता है या फिर वो बिगड़ भी सकता है। तो आज हम सौंदर्य को लेकर बात कर रहे हैं। बाल जब बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं तो उनकी रोकथाम कैसे की जाए। तो एक सामान्य चक्र जो होता है हमारे बालों के विकास का, उसमें कुछ बालों का झड़ना तो बड़ी आम बात होती है, और जो आमतौर पर 1-2 बाल झड़ते भी हैं वो वापस उग भी आते हैं और सर पर पूरे बाल बने रहते हैं। लेकिन जब किसी बीमारी की वजह से या हार्मोनल परिवर्तन की वजह से बढ़ते हैं बाल, तब विकास चक्र में बाधा आती है। और ऐसे ही कारण है कि वंशानुगत स्थितियां भी होती हैं और उम्र बढ़ने के साथ भी बाल झड़ते हैं। जब तनाव बढ़ता है तब भी बाल झड़ते हैं। और फिर नींद का भी तो होता है कि भाई अगर आप ठीक तरह से नींद नहीं लेते हैं तो उसका भी दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। तो उससे भी कहा यह जाता है कि बालों का झड़ना जो है बड़ी तेज़ी से होता है। तो इन चीज़ों के या ये जो समस्याएं हैं, इनको आम तौर पर अगर देखा जाए तो महिलाओं में भी पाई जाती हैं और पुरुषों में भी पाई जाती हैं। और बाल झड़ने के कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ आम कारण की अगर हम बात करें तो कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं कि जीन्स में हमें माता पिता से ही चीज़ें विरासत में मिली होती हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार हम हेयर स्टाइल ऐसी बनाते हैं जिसमें बाल बहुत खींच जाते हैं। कोई एक्सटेंशन लगाते हैं, टाइट पॉनीटेल बनाते हैं, तो उसमें भी बाल टूटने का डर रहता है। बालों की देखरेख के लिए जो प्रसंस्करण चीज़ें लगाई जाती हैं बालों पर, कई बार जैसे पमिंग कराते हैं, कोई और उपचार हम बालों पर करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं आजकल बालों के। तो उसमें जो भी रासायनिक पदार्थ हमारे बालों पर लगाए जाते हैं, उस समय तो बाल बड़े चमकदार दिखेंगे, सीधे सीधे दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके साइड इफ़ेक्ट जब आते हैं तब बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं। इसी तरह से हार्मोनल परिवर्तन भी होते हैं, जैसे गर्भावस्था है, प्रसव के बाद बाल झड़ते हैं, रजोनिवृत्ति जो होती है महिलाओं में उस दौरान भी बाल झड़ते हैं। तो ऐसे कुछ कारण भी होते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए ऐसा भी होता है कि जब आप समय से बालों का न धोना, सफाई न रखना, है ना, कभी रातों में धो लिया तो वो बंधे सूख जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन जब बालों की इस तरह से स्थिति हो तो
अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो अपने सिर की जो त्वचा है उसकी सुरक्षा करना भी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है। धूप में निकलते समय टोपी है या स्कार्फ है या सिर को ढकने वाला और भी कोई कपड़ा है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाल झड़ने के कारण ये भी हो सकते हैं कि कई बार कुछ चिकित्सा उपचार ऐसे होते हैं जिसमें बाल आपके झड़ जाते हैं। जैसे जब कैंसर होने पर कीमोथेरेपी हम लेते हैं और कुछ बहुत तेज़ दवाएं दी जाती हैं, उनसे बाल झड़ते हैं। पोषण की जब कमी होती है हमारे शरीर में, ख़ास तौर पे जब आयरन और प्रोटीन हमारे शरीर को नहीं मिलता, उस स्थिति में भी बाल झड़ते हैं। कोई तनावपूर्ण घटना हमारे साथ हुई है, कोई बहुत गंभीर सर्जरी से हम गुजरे हैं, किसी प्रियजन को हमने खोया है, इस तरह के कारण होते हैं। और एक जो इन दिनों कारण है यानी कि मानसून, इन दिनों में भी बाल बहुत झड़ते हैं। बार बार जब मौसम का बदलाव आता है तब बाल झड़ते हैं। और आपने जैसा कहा कि भाई धूप में अगर निकल रहे हैं तो सर को ढक लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और जो खान पान है उसमें भी संतुलन बनाए रखें। प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है या फोलिक एसिड वगैरह है, सोयाबीन की फलियां हैं, पनीर है, सूखे फल हैं, केले या फिर एवोकाडो जो है खाद्य पदार्थों में, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके शामिल रहेंगी तो बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है। लेकिन बस वही चीज़ होती है कि कितना हम खा पाते हैं, कितना हम नहीं खा पाते हैं। तो समय से खान पान, समय पर सोना, नींद लेना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो होती है कि लगातार मोबाइल में देख रहे हैं, लगातार लैपटॉप में देख रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं काफ़ी फ़र्क पड़ता है। भाई इस समय मैं भी लगातार मोबाइल में देख रही हूँ क्योंकि हमारे श्रोताओं के कमेंट्स आ रहे हैं और एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है। हाँ। कोई भी प्राकृतिक तेल जैसे ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल या कैनोला ऑयल लें और इसको हल्का सा गर्म करके और अपने स्कैल्प पर, यानी कि जो बालों का जो रूट होता है ना, जड़ जहाँ से उगती हैं, वहाँ पर आपको मसाज करनी है। और मसाज के बाद सिर पर 1 घंटे तक शावर कैप पहन लें। इसे करीब 1 घंटे के बाद में शैम्पू से आप अच्छी तरह से धो लें। और बालों को झड़ने से रोकने के लिए तेल का इलाज बहुत ही उत्तम तरीका है। ये बात तो सही है, जिस तरह से हमारे शरीर को खुराक की ज़रूरत होती है, बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। तेल लगाते कहाँ हैं आजकल? वो भी तो एक बात है ना कि तेल लगाना चाहिए, जिससे थोड़ा सा नरिशमेंट मिलता है बालों को। उसकी भी परंपरा एक तरह से देखा जाए तो अब ख़त्म सी हो गई है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ग्रीन टी बालों को झड़ने की समस्या में बहुत उपयोगी होती है और एक तरह से दवा के रूप में काम करती है। 1 कप पानी में ग्रीन टी मिलाएं और अपने सिर में इस्तेमाल करें। इसे लगाने से 1 घंटे तक लगाने के बाद छोड़ दें। और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करते हैं। तो ये एक अच्छा सा नुस्खा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ घरेलू उपाय हैं, जैसे नीम और बेर की पत्तियों को पानी में उबाल लें और फिर से ठंडा करके इससे बाल धोएं। नीम को तेल में भी उबाला सकता है, नीम का तेल लगाएं। एलोवेरा की पत्तियों को बीच से काट कर जो गूदा होता है एलोवेरा का, वो निकाल कर बालों की जड़ों पर लगाएं। तो ये कुछ घरेलू उपचार होते हैं जिनसे बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूती दी जा सकती है। और हमारे श्रोता भी बहुत सारे चीज़ें लेकर भेज रहे हैं, जिसमें कुछ टिप्स उन्होंने लेकर भेजे हैं। देखिए, एक और सी बात यह है कि प्याज को पीस कर उसका रस निकाल कर और बालों की जड़ों पर अगर लगाया जाए तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल जो होता है वो बालों को झड़ने में झड़ने से रोकने में मदद करता है। विटामिन डी बालों के रोम के निर्माण में मदद करता है। तो इन चीज़ों को आप देखें कि ये कहाँ से। विटामिन ई भी बहुत ज़रूरी है। तो कई बार तो लोग तेल में विटामिन ई की 1-2 कैप्सूल भी डाल देते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। लेकिन आप देखें कि आपकी स्किन को क्या फ़ायदा करता है, क्या नहीं फ़ायदा करता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम इस्तेमाल तो करते हैं, लगाते तो हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने चाहिए कि आपको क्या इसमें सूट होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारी त्वचा या हमारे बाल सभी के अलग अलग होते हैं और एक उपाय जो किसी एक पर काम करेगा वो दूसरे पर भी काम करेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए व्यक्तिगत सलाह ले लें आप किसी परामर्शदाता से। अगर आप जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनको दिखाकर फिर इनका कोई उपचार करें। हंसते गुनगुनाते हम भी अब विदा लेते हैं इस कार्यक्रम से। चंचल वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।